Rahim. Assalamu alaikum, my dear students. My name is Anwarul Haq and I am a civil servant of Pakistan. Today I am going to make another video for my YouTube channel CSS Universe. I'm going to talk about history of United States of America, which is one of these optional subjects for CSS examination. And if you are going to appear in the CSS examination, you might be choosing this subject. So without further ado, let's begin with the brief introduction of this subject. दिस इज द जनरल इंट्रोडक्शन 100 मार्क्स का एग्जाम होता है एंड नेचुरली देन इसका एक ही पेपर होता है और उस एक पेपर हैज़ टू पार्ट्स ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव पार्ट ऑब्जेक्टिव में आपसे 20 मार्क्स के एमसीक्यूज पूछे जाते हैं 20 एमसीक्यूज होते हैं एंड यू हैव टू ईच एमसीक्यू ऑफ 1 मार्क्स और आपको 80 मार्क्स का सब्जेक्टिव करना होता है और उस सब्जेक्टिव में यू आर गिवन विद 7 क्वेश्चन एंड यू हैव टू डू 4 क्वेश्चन सो बहुत अच्छी इसके अंदर आपको चॉइस मिल जाती है एंड इफ़ यू हैव प्रिपेयर सब्जेक्ट वेरी विद वेरी कम्प्रिहेंसिवली देन यू विल स्कोर गुड इंशाल्लाह। इसके बाद हम बात करते हैं कि किस ग्रुप में है तो इट बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 4। आप इसमें देख सकते हैं देयर आर अदर सब्जेक्ट्स ऑफ हिस्ट्री हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर ब्रिटिश हिस्ट्री यूरोपियन हिस्ट्री हिस्ट्री ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ये सब 100 मार्क्स के हैं। ये जो है 2016 में से ऑनवर्ड जो रिवाइज हुआ था उसके बाद ये सब्जेक्ट की जो है वो मार्किंग चेंज हुई है। खैर हिस्ट्री ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वाज ऑफ 100 मार्क्स इवन बिफोर। अच्छा इसके अंदर जो हॉट फेवरेट इस ग्रुप में है वो दो सब्जेक्ट हैं इन माय ओपिनियन। नंबर 1 इज़ द हिस्ट्री ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड नंबर 2 इज़ हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया। पहले हम बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया की। ये इसलिए हॉट फेवरेट रहता है क्योंकि अगर जो इस सब्जेक्ट को आप प्रिपेयर कर लेते हैं देन यू प्रिपेयर नेचुरली आपका जो है वो पाकिस्तान अफेयर्स जो कंपल्सरी सब्जेक्ट है 100 मार्क्स का वो प्रिपेयर हो जाता है। सेकेंडली as we have been study Pakistan India relationship pre-partition post partition era in our books in metric in inter in bachelor's जिसने masters में भी even those who have done masters in Pakistan Indo-Pak history तो ज़रा हमें इसके बारे में कुछ चीज़ों के बारे में जनरली हमारी नो हाउ पहले से होती है। सेकेंड मोस्ट हॉट फेवरेट जो कि ज़्यादा होता है हॉट फेवरेट इवन इंडो पाकिस्तान हिस्ट्री से भी इट इज़ यूनाइटेड हिस्ट्री ऑफ यूएसए। उसकी दो रीज़न है अगेन इन माय ओपिनियन। नंबर 1 इज़ इट इज़ कंसीडर्ड दिस इज़ द जनरल ओपिनियन अमंग द एस्पायरेंट्स इसका सिलेबस छोटा है थोड़ा है कंपेयर टू ब्रिटिश हिस्ट्री इस्लामिक हिस्ट्री यूरोपियन हिस्ट्री इंडो पाक हिस्ट्री और सेकेंडली दिस सब्जेक्ट इज़ गुड इफ़ यू आर गोइंग टू ऑप्ट इंटरनेशनल रिलेशंस क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशंस भी अगर आप देखें तो वर्ल्ड वॉर 1 के बाद से एंड देन मेच्योर होता है ये सब्जेक्ट आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 और ज़्यादा फिर मेच्योर होता चला जाता है ड्यूरिंग कोल्ड वॉर एरा एंड नाउ इट हैज़ बिकम अ फुल डिसिप्लिन। तो इस के सब्जेक्ट के बारे में ये है कि अगर आप ये पढ़ते हैं तो यू गेट टू नो वो हिस्टोरिकल फैक्ट्स क्या हुआ यूएन कैसे बना वर्ल्ड वॉर 1 में क्या हुआ 2 में क्या हुआ और तो ये चीज़ें आपको यूरोपियन हिस्ट्री में मिल जाती हैं लेकिन समझा ही जाता है यूएस हिस्ट्री आपको उस दरवाह पे ही हेल्प करता है। सेकेंडली जैसा मैंने आपको बताया सिलेबस के बारे में मैंने ये सब्जेक्ट रखा था एंड आई वाज लकी इनफ टू पास दिस एग्जाम इन 2018 बिकॉज इफ़ यू हैव बीन कनेक्टेड विद के सीएसएस का रिजल्ट क्या आ रहा है पेपर क्या आ रहा है तो यू वुड नो कि इन 2018 आफ्टर इंग्लिश एसे इट वाज हिस्ट्री ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जिसमें सबसे ज़्यादा लोग फेल हुए थे। आई वाज लकी इनफ टू पास दिस एग्ज़ाम नंबर नहीं बताऊंगा बस अल्हम्दुलिल्लाह पास हो गया था। पासिंग मार्क्स से ज़्यादा ही अच्छे मार्क्स थे लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि जितनी फेलियर की रेशो थी तो आई कुड हैव बीन वन ऑफ दोज कैंडिडेट या एस्पायरेंट जो फेल हो जाते बट थैंक यू तो अल्लाह पाक के मैं पास कर गया एंड आई वुड से इसकी दो रीजंस थी। नंबर 1 मेरा इंटरेस्ट था इस सब्जेक्ट में मैंने इसको ऑल्दो मेरा आईआर नहीं था मेरा सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस था लेकिन मैंने अपने इंटरेस्ट की वजह से इस सब्जेक्ट को रखा था। सेकेंडली मैंने सब्जेक्ट को बहुत ज़बरदस्त तैयार किया था मतलब मेरा इंटरेस्ट था तो मैंने इसको बहुत अच्छा तैयार किया एंड देन आई गॉट लकी टू पास और मैं समझता हूँ कि मेरी अच्छी तैयारी और इंटरेस्ट की वजह से ही मैं इसको पास कर सका। अगर इसको खाली आपने सिर्फ इसलिए किया हो कि आपने एक सब्जेक्ट का थोड़ा सिलेबस है और आईआर से इसका कन्वर्ज होता है थोड़ा सिलेबस और आप जल्दी जल्दी इसको पढ़ के ख़त्म कर लेंगे तो मेरा ख्याल है जिन लोगों ने उस पैटर्न से तैयार किया था दिस सफर्ड। सो आई वुड से आप इसमें से जोन सा भी लें अपना इंटरेस्ट को भी देखें इस ग्रुप में से और अपने देखें कि वो किसी और सब्जेक्ट के साथ कन्वर्ज होता है कि नहीं होता और अपना इंटरेस्ट भी देखें। मूविंग फॉरवर्ड we are now going to talk about the syllabus of this subject.
इसके अंदर जो है वो प्री कॉलोनियल पीरियड है, जो कि टिल 1492 से पहले पहले क्या हुआ आपको पता है। 1492 के अंदर कोलंबस लैंडेड इन यूएस, मतलब नॉट द मेन लैंड एरिया, वो असल में साउथ अमेरिका में कहीं लैंड किए थे। तो वो ये समझे कि ही हैज़ लैंडेड समवेयर नियर जापान, और अननोइंगली वो अमेरिका में लैंड कर गए थे। एंड पीपल डिड नॉट नो, मतलब उस टाइम के कोई ऐसी भी लैंड है जो कि अक्रॉस अटलांटिक भी कोई ऐसा मुल्क है या कोई ऐसी जजीरा है। ऑल्दो मैनी फ्रेंच, इटालियन, स्पेनिश, पुर्तगीज वाज कमिंग एंड कॉलोनाइजिंग दी दिस दैट टेरिटरी, लेकिन कोलंबस ये समझा कि वो कहीं, क्योंकि वो इंडिया तलाश करने निकला था, कि वो कहीं इंडिया जापान के पास आके उसने कोई जजीरा तलाश किया है। और मेन लैंड पे नहीं लैंड किया था, वो एक जजीरे के पास आया था, आइलैंड पे लैंड किया था थ्रू शिप। और उसको ये लगा कि वो ने कहीं कुछ इंडिया के पास कुछ नया डिस्कवर कर लिया है। इसके बाद से इससे पहले भी ब्रिटिशर्स आ रहे होते हैं, बट इसके बाद ब्रिटिशर्स का आना ज़रा ज़्यादा तेज़ हो जाता है, और अनटिल 1606 ब्रिटिशर्स आते हैं, और फाइनली ब्रिटिश अपनी कॉलोनी यहाँ पे बड़ा ज़बरदस्त किस्म की इस्टेब्लिश कर लेता है 1606 में। उसके बाद है यूएस एज अ ब्रिटिश कॉलोनी। ये 1606 से 1783 तक ये चलती है, और आपको पता होगा 1783 में ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन होती है, और इसके बाद फिर वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका रिकग्नाइज हो जाता है। ऑल्दो वो डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस जो है वो 4 जुलाई 1776 में उसने डिक्लेयर कर दिया होता है, लेकिन ब्रिटिश उसको एज अ सेपरेट कंट्री कंसिडर करता है 1793 में। उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एज इंडिपेंडेंट स्टेट, नेचुरली नया नया मुल्क था, उसके क्या मसाइल थे, इसके अंदर हम वो चीज़ें कवर होंगी। देन एक्सपेंशन हुई कैसे, फ्रॉम 13 स्टेट्स टू 50 स्टेट्स, वेस्टवर्ड मूवमेंट थी पूरी, वो क्या था हम इसके अंदर वो देखेंगे। कैसे फ्रॉम अटलांटिक टू इट मूव्स टू द शोर्स ऑफ पैसिफिक ओशन, ये सारा 50 स्टेट्स कैसे बनी इसके अंदर वो आता है। देन कम कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ने सिलेबस दिया है उसका पैटर्न ऐसा नहीं है, उसका पैटर्न थोड़ा सा चेंज है। मैंने इसको ज़रा सीक्वेंस में बना के लिखा है ताकि आपको बेहतर समझाया जा सके। देन कम्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इट्स सेलियंट फीचर्स हैं उसके अंदर, हम जो मेनली ये सिलेबस का हिस्सा भी है और देखना भी है, वो है यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन क्या प्रोसीजर है, कैसे होते हैं, प्रेसिडेंट की पावर्स क्या होती हैं, एंड अदर थिंग्स। Then comes the Congress, the US Congress rules and function क्या है। Congress has two houses, House of Representative and Senate, उसको भी देखना है। Then comes the separation of power, the concept was given by Montesquieu, और उसको कैसे American Constitution का हिस्सा बनाया गया, and the idea of checks and balances, one of my favorite questions. Then we would see civil war between the North and the South. अच्छा, जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ने ऑफिशियली सिलेबस इशू किया है हमारे लिए, उसके अंदर एक एरर है, वो लिख दिया है सिविल वॉर बिटवीन द नॉर्थ एंड द ईस्ट, ऑल्दो द वॉर वॉज बिटवीन द नॉर्थ एंड द साउथ। तो हम ये वॉर भी देखेंगे ये क्यों होती है, इसमें स्लेवरी का क्या इशू होता है, और स्लेवरी इटसेल्फ इज अ सेपरेट क्वेश्चन, वो भी इसके अंदर आता है बेसिकली। तो इसी के ऊपर हुई थी जंग, सिविल वॉर हो गई थी अमंग द कॉलोनीज बिटवीन द नॉर्थ एंड साउथ कॉलोनीज में, और रीज़न क्या थी वो देखेंगे। देन वो वुड सी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इमर्जेंस ऑफ अमेरिका एज अ सुपर पावर, ये क्या हुआ, कैसे अमेरिका, क्योंकि ये सिविल वॉर के बाद ही एज अमेरिका इमर्ज एज ए इंडस्ट्रियलाइज स्टेट, उसकी रीजंस देन अगेन जब हम सब्जेक्ट को देखेंगे, बट सिलेबस की हद तक ये है कि हम ये भी देखेंगे। देन हम प्रोग्रेसिव एरा करेंगे, बिकॉज इंडस्ट्रियलाइजेशन हैड इट्स ओन इशूज, फिर प्रोग्रेसिव एरा आया, उसमें क्या होता है उन लोग उनको अलग से देखेंगे। देन वर्ल्ड वॉर होती हैं दो, वर्ल्ड वॉर 1 और 2, उसमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का क्या रोल होता है। देन अगेन पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 में क्या होता है, इसमें फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस होती है, ग्लोबल पावर इमर्ज करता है, कोल्ड वॉर होती है बिटवीन यूएसए एंड यूएसएसआर, सोवियत यूनियन, फॉर्मर सोवियत यूनियन जो अब रशिया है, उसमें क्या होता है, कैसी चीज़ें होती हैं, ये भी इट्स अ पार्ट ऑफ सिलेबस। देन ग्रेट डिप्रेशन, ये क्या होता है 1929 का, और ये कैसे थिंग्स अनफोल्ड, स्टॉक मार्केट क्रैश कर जाती है, इकोनॉमी क्रैश कर जाती है, बूम एंड बस्ट होता है, पूरी दुनिया पे इसका इम्पैक्ट आता है। देन सिविल राइट मूवमेंट, ये फॉर दी कलर्ड जो अमेरिकन होते हैं उनके लिए। My dear students, I would request you not to call them African or black or Negroes. Always call them color Americans. It's a good term to use for them, because this is slang to call them Negroes. It does not sound good.
एनीवेज हम देखेंगे सिविल वॉर होती है जिसमें रोल ऑफ मार्टिन लूथर किंग होता है। क्या होता है वो, किस तरह से पूरी मूवमेंट चलती है, उसका क्या इम्पैक्ट आता है। देन रोल ऑफ अमेरिका इन ग्लोबल कन्फ्लिक्ट्स हैं हमारे सिलेबस के अंदर, वॉर ऑन टेरर है। अच्छा, इसके अंदर कुछ हमें जो है वो माय डियर स्टूडेंट्स बड़े फेमस प्रेसिडेंट्स हैं अमेरिका के, उनको भी देखना होगा। उसके अंदर हमारे होंगे जॉर्ज वाशिंगटन, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट, उसके बाद थॉमस जेफरसन एंड एंड्रयू जैक्सन, ये भी इन्हीं का पार्ट हैं। इसके अंदर ये कैसे होती हैं, क्या अनफोल्ड होती हैं, उनकी पॉलिसीज़ में क्या फंडामेंटल डिफरेंस होता है, और वो हाउ थिंग्स अनफोल्ड। अब्राहम लिंकन, वुडरो विल्सन एंड अब्राहम लिंकन आर आल्सो important too. Franklin Roosevelt is also important for the Great Depression. The role he played during द ग्रेट डिप्रेशन, उनकी क्या पॉलिसीज़ थी जिसको द न्यू डील कहा जाता है, वो किस तरह से होती हैं, वो भी हम इन सब में देखेंगे। अच्छा, दीज आर द थिंग्स विच आर, सॉरी, नॉट द पार्ट ऑफ द सिलेबस बट यू मस्ट डू दीज थिंग। रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उनका क्या रोल है, कैसे इमर्ज की, कैसे इवॉल्व की। ये क्वेश्चन आपको सिलेबस में नहीं दिया गया बट दे कैन आस्क बिकॉज इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद यूएसए जो करंट वेव ऑफ नेशनलिज्म चल रही है, वाइट सुपरमेसिस्ट चल रही है, उसमें ये इसका क्या रोल है। इवन 2018 में भी ये पूछा गया था एक इससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन, तो ये भी आपने तैयार करना है बिकॉज इट्स नॉट बीन आस्क्ड इन द सिलेबस, लेकिन ये पूछा जा सकता है। इमर्जेंस ऑफ डोनाल्ड ट्रंप, इसको ट्रम्प फिनोमिना कहते हैं, विच इज़ रिलेटेड टू दी सेकंड क्वेश्चन जो मैंने लिखा हुआ है। ये क्या है, इसमें क्या चीज़ हो रही है, यू शुड नो कि ट्रम्प का क्या इम्पैक्ट आ रहा है यूएस के ऊपर, लिबरलिज्म के ऊपर, पोस्ट लिबरलिज्म एंड ग्लोबलाइजेशन, इस परस्पेक्टिव से भी आपने इसको तैयार करना है। देन कम्स ग्लोबल ट्रेड और इकोनॉमिक वॉर बिटवीन यूएसए एंड चाइना, you have to prepare this question. Again, although it's not a part of the syllabus, but they can ask, they have been asking you, syllabus के part नहीं भी हैं, but they can ask anything, so you should prepare these question as well. उसके बाद unipolar to multipolar world, you know, after the demise of USSR, fall of Berlin Wall जो हुई 1991 में, और कोल्ड वॉर ख़त्म हो गई, उसके बाद यूएस इमर्ज एज अ यूनिपोलर, यानी दुनिया यूनिपोलर बन गई। उसमें सिर्फ एक ही सुपर पावर थी, दैट वाज यूएसए, लेकिन अब दुनिया को इस मल्टीपोलर हो रही है अगेन। चाइना इमर्जिंग, चाइना, रिसर्जेंस ऑफ रशिया एंड यूएसए, तो ये भी आपने तैयार करना है क्वेश्चन कि आप इसको कैसे इस सबको इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, कैसे आप देख रहे हैं इसको। तो ये भी यू शुड डू दीज क्वेश्चंस, ऑल्दो दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ सिलेबस, लेकिन आपको इसके बारे में पता होना चाहिए बिकॉज यू आर प्रिपेयरिंग हिस्ट्री ऑफ यूएसए। तो वो लाजमी नहीं है कि दे आर गोइंग टू आस्क, द एग्जामिनर इज गोइंग टू आस्क क्वेश्चन only relating to history. They can ask question from contemporary issues relating to USA. Plus and minuses. So let's begin with the plus. Plus is conveyed with the international relation. एज आई टोल्ड यू बिफोर कि अगर आप इस क्वेश्चन पेपर को रखते हैं तो आपका यू आई आर से भी रिलेटेड आपको कुछ ना कुछ मिल जाता है इसमें, एंड कुछ आइडियाज़ इसमें जो है ना वो कन्वर्ज होते हैं। इट इज़ कंसीडर्ड, मैंने इसको डाला है कि इसका शॉर्ट सिलेबस है कंपेयर टू अदर सब्जेक्ट इन द ग्रुप। फिर अगेन अगर आप इसको ये सोच के करेंगे शॉर्ट है, थोड़ा जल्दी कर लूँगा, तो यू माइट सफ़र। तो इट्स अ प्लस, बट यू शुड नॉट टेक इट के बस ठीक है जल्दी जल्दी हो जाएगा। मटेरियल अवेलेबल है, देन अगेन इस सब्जेक्ट का यूरोपियन हिस्ट्री का कहते हैं मटेरियल अवेलेबल नहीं है मार्केट में, वैसे बुक्स नहीं कंसाइजली बनी हुई। मटेरियल इसका यूएस हिस्ट्री का अवेलेबल है, और आपने हमेशा वो सब्जेक्ट रखना है जिसका मटेरियल आपको इजीली अवेलेबल हो, या अगर आपका उसमें सब्जेक्ट में इंटरेस्ट हो। देन मिक्स स्कोरिंग ट्रेंड है, यस। ये सिक्स आई वॉज एक्सपेक्टिंग फ्रैंकली स्पीकिंग 70 मार्क्स इन दिस सब्जेक्ट, लेकिन उस साल इस पर स्क्रू टाइट से किया था इन्होंने, तो आई स्कोर्ड लेस। अदरवाइज ये बहुत अच्छा स्कोरिंग रहता है, मिक्स स्कोरिंग रहता है। दोज हु प्रिपेयर दिस सब्जेक्ट वेरी गुड, दे कैन स्कोर 70 प्लस। दोज हु प्रिपेयर नॉर्मल तो 50, 55, 60, अच्छे प्रिपरेशन में 70 भी चला जाता है। यस, अनटिल अनलेस इस पे एफपीएससी अपना स्क्रू टाइट ना कर ले तो। माइनसेस क्या है, इसको बहुत सारे लोग रख रहे होते हैं यार, 2018 में भी यही हुआ, अ लॉट ऑफ एस्पायरेंट्स ऑप्टेड फॉर दिस सब्जेक्ट और स्क्रू टाइट हो गया, इसलिए ज़रा आपको हर किसी की सोच होती है यार इजी है जल्दी हो जाएगा इसको रख लिया जाए। लेस सिलेबस है, इसकी वजह से पेरेंट्स दे इंक्लाइन, दे इंटेंड टू गिव लेस टाइम। अगेन इट इज़ नॉट अ गुड पॉलिसी, आई वुड से ये माइनस है कि आप इस सोच के साथ जाएंगे कि यार जल्दी हो जाएगा मैं कर लूँगा, एंड यू वुड गिव लेस टाइम एंड यू वुड सफ़र। ये इसके दो माइनसेस हैं, बड़े मेजर माइनसेस हैं, दो हैं बट वेरी मेजर। कंक्लूजन, लेट मी जस्ट रीड दिस कोट। स्टीफन रिचर्ड्स आपका एक कोड है, एंड ही सेज द ओनली टाइम यू फॉल इज़ व्हेन यू फॉल डाउन एंड स्टे डाउन। इट मीन्स कि अगर आप गिर गए हैं और आप वहीं रह गए हैं तो इसका मतलब है कि आप फेल हो गए हैं। द ओनली टाइम यू फेल इज़ व्हेन यू फॉल डाउन
एंड स्टे डाउन। कि आप गिर गए हैं तो आप उठे नहीं हैं तो आप फेल हो गए हैं, बट आप गिर गए एंड यू स्टैंड अप अगेन तो यू हैव नॉट फेल्ड, यू हैव लर्न समथिंग, यू हैव अर्नड एक्सपीरियंस। तो अगर गिर गए हैं, नाकाम हो गए हैं कभी, तो कोई बात नहीं यार, स्टैंड अप अगेन एंड फाइट अगेन। दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। अगर कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, आई वुड लव टू आंसर यू। और अगर मेरे से कहीं इसमें मिस्टेक हो गई है, कोई स्लिप ऑफ टंग की वजह से मैं कुछ गलत बता गया हूँ, तो माई अपॉलॉजीज। आई होप यू वुड लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल, यू वुड हैव मोर वीडियोज़ कमिंग सून टूवर्ड्स यू। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।